नमस्कार दोस्तों। यूएसए ने ईरान को कूटनीतिक रूप से डिप्लोमेटिक तरीके से पनिश करने का, सजा देने का प्लान बना लिया है। अभी 16 अप्रैल की बात है। 16 अप्रैल यानी मंगलवार को अमेरिका की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है जीनेट येलेन, इसने अनाउंसमेंट किया कि अमेरिका ईरान के ऊपर नए सैंक्शन लगाएगा, न्यू सैंक्शन लगाएगा। क्या सैंक्शन लगाएगा इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। लेकिन ईरान ने, आपको पता है कि इजराइल के ऊपर अटैक किया था 300 से ज्यादा ड्रोन से, तो अब अमेरिका डायरेक्ट तो अटैक कर नहीं सकता ईरान के ऊपर, डायरेक्ट अटैक करना तो उचित नहीं है। तो अमेरिका अब इसको पनिश करेगा, दंड देगा, सजा देगा, इकोनॉमिक रूप से इसको तबाह करने की कोशिश करेगा। पहले से ही अमेरिका ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा सैंक्शंस या प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगा रखे हैं। तो अमेरिका न्यू सैंक्शन इंपोज करेगा ईरान के ऊपर। और अमेरिका ने यह भी कहा कि हम ऐसा चाहेंगे कि जो हमारे अलाय हैं, हमारे जो मित्र देश हैं, जैसे भारत है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इजराइल है, ये सब भी किसके ऊपर, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए। या अगर ये सैंक्शन नहीं लगाते तो हम जो सैंक्शन लगाते हैं उनका पालन करें। तो अमेरिका ने डिप्लोमेटिक तरीके से ईरान को सजा देने का प्लान बना लिया है। नए सैंक्शंस इंपोज किए जाएंगे ईरान के ऊपर। ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त किसी प्रकार का ट्रेड नहीं होता है। इसके अलावा अमेरिका में ईरान की जितने भी एसेट है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री हो, सारी की सारी फ्रीज कर रखी है। और ईरान की जितनी भी संपत्ति अमेरिका के अंदर डॉलर में मौजूद है, उन सबको भी अमेरिका ने सीज कर रखा है। तो इससे पहले आपको यह बात ही पता है कि इजराइल ने भी हमसे गुहार लगाए थे कि भाई, इजराइल ने हमसे, इंडिया के साथ साथ 32 देशों से यह कहा था कि भारत समेत 32 देश ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाओ। ऐसा हो क्यों रहा कि अमेरिका और इजराइल के बीच झगड़े का कारण क्या है? कब से अमेरिका और ईरान दुश्मन बन गए? कभी ये पक्के घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, कभी अमेरिका का पपिट हुआ करता था ईरान, कभी इसकी हाथ की कठपुतली हुआ करता था। क्या ऐसा हो गया कि इस टाइम पे अब इतने बड़े दुश्मन बने बैठे हैं? तो इसके पीछे ईरान की रेवोल्यूशन है और ईरान के शाह है। हम इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या रीजन था कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि 1941 के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और 1941 से लेकर 1941 से लेकर 1979 तक, द्वितीय युद्ध से लेकर 1979 में ईरान में क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, जिसको इस्लामिक रेवोल्यूशन या इरानियन रेवोल्यूशन, इरानियन क्रांति कहते हैं। 41 से लेकर 1979 तक, जब तक ईरान की क्रांति नहीं हुई थी, तब तक ईरान अमेरिका के हाथ की कठपुतली था, अमेरिका का एक तरीके से पपेट था। ये मैं क्यों कह रहा है आपको, थोड़ा सा इतिहास में हम चलते हैं। 1941 की बात है। 1941 में ईरान को, पहले देखो, ईरान को पर्शियन एम्पायर कहा जाता था, पर्शियन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। जो वेस्ट है, यूरोप है, वो इसको पर्सिया कहा करता था। ये वाला आपको पर्शियन एम्पायर कभी इतना बड़ा हुआ करता था। और आज के टाइम पे ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका ईरान है। तो पहले इसको पर्शियन एम्पायर कहा जाता, जैसे ओटोमन एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर था, है ना, गुप्ता एम्पायर था, वैसे इसको पर्शियन एम्पायर कहा जाता। और यहाँ पर 1941 में आप सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ तो जर्मनी, इटली और जापान है, और एक तरफ ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूएसएसआर है, अमेरिका है, चाइना, ये सारे के सारे अलाइड कंट्रीज है। तो 1941 में यहाँ पर ब्रिटेन और यूएसएसआर ने अटैक कर दिया। ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने इन्वेड कर दिया, यहां पर आक्रमण कर दिया और इसको अपने कब्जे में ले लिया। रीजन ये था कि यहां पर ऑयल का भंडार है, तो ऑयल की आपूर्ति यहां से की जाएगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो यहां पर पर्शियन कॉरिडोर बनाया गया। तो 1941 में ब्रिटिश और यूनियन, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर ने यहां पर इन्वेड किया, इन्वेजन किया और इसको अपने कंट्रोल में ले लिया और यहां पर पर्शियन कॉरिडोर बना दिया। पर्शियन कॉरिडोर के माध्यम से ये सोवियत यूनियन तक और ब्रिटेन तक ऑयल की सप्लाई पहुंचाएंगे। पहले यहां तक पूरा का पूरा सोवियत यूनियन हुआ करता था, ये तो बाद में 1991 में टूट गया 15 देशों में। आज के टाइम पे हम रूस के नाम से जानते हैं, पहले पूरा यूएसएसआर हुआ करता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसको कहते थे। तो पर्शियन कॉरिडोर जब बना दिया गया, अब देखो ब्रिटेन और यूएसएसआर उस टाइम पे अमेरिका के दोस्त थे। तो फिर ये जो ईरान है, तो फिर ईरान के शाह ने अमेरिका को बुला लिया और अमेरिका यहाँ पर 1941 में इंटरफेयर करता हुआ कहता कि बात भाई सुनो, तुम लोग ऐसी जबरदस्ती मत करो, इन्वेड वगैरह कुछ भी मत करो, तुम्हारी भोजन, खाना पूर्ति की आपूर्ति, ऑयल वगैरह की सप्लाई मैं खुद करता हूं। तुम तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाए ना, तुम मुझे अपना खर्चा दे देना। इसको मैं एक एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, लैंड लीज एग्रीमेंट ऑफ 1941। लैंड लीज एग्रीमेंट, भूमि का पट्टा या भूमि का पट्टा उधार देने का अधिनियम जो अमेरिका ने बनाया था, सप्लाई करने के लिए, आपूर्ति करने के लिए भोजन, ऑयल और गोला बारूद की इस एरिया से यूएसएसआर को सप्लाई करने के लिए। तो ये वही टाइम है और इसी टाइम पीरियड पे फिर अमेरिका के साथ काफी अच्छे संबंध बन गए और ये संबंध आपको दिखाई भी देते हैं। 1949 में देखो हेनरी ट्रूमैन, अच्छा जो ईरान के शाह है ना, ईरान के शाह का नाम है मोहम्मद रेजा
पहलावी, पहले वहां पे राजतंत्र हुआ करता था, मोनार्ची हुआ करती थी। ईरान का जो शाह था उनका नाम है मोहम्मद रेजा पहलावी। ये मोहम्मद रेजा पहलावी है, ये मोहम्मद रेजा पहलावी है, ये मोहम्मद रेजा पहलावी है, और ये भी मोहम्मद रेजा पहलावी है। तो देखो 1949 में हेनरी ट्रूमैन अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो मोहम्मद रेजा पहलवानी से मुलाकात कर रहे हैं। 1959 में फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट एस्टन होमर है, ये रेजा से मुलाकात कर रहे हैं। 1962 में फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी बनते हैं, ये रेजा से मुलाकात कर रहे हैं, ये जॉन एफ कैनेडी है। और फिर 1969 में रिचर्ड निक्सन, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है, ये फिर मोहम्मद रेजा पहलावी से मुलाकात करते हैं। तो मोहम्मद रेजा पहलावी 1941 में जब यहाँ पर अमेरिका आ गया था और अमेरिका ने इसको अपने बस में कर लिया था, इसकी सहायता करने लगा था, उसके बाद ये अमेरिका का पपेट बन गया। तो मैं यही बता रहा था आपको कि 1941 से लेकर 1979 तक ये एक तरीके से अमेरिका का पपेट हुआ करता था। अमेरिका जैसा जैसा इसको कहता था ये ऐसा ऐसा करता था। और यहाँ पर 1979 तक ईरान में मोनार्ची हुआ करती थी, राजतंत्र हुआ करता था। मोहम्मद रेजा पहलवानी वहां के ईरान के शाह हुआ करते थे, और अब होगी ईरान की क्रांति। बस यही वो टर्निंग पॉइंट है। ईरान की क्रांति का समय है 1979, और एक रेवोल्यूशनरी लीडर है, इस्लामिक लीडर है, जिनका नाम है अयातुल्ला रुहुल्लाह खमीनी। अयातुल्ला रुहुल्लाह खमीनी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर मोनार्ची का अंत किया जाता है। ये जो राजतंत्र है इसको हटाया जाता है और मोहम्मद रेजा पहलवानी को हटाया जाता है, और राजतंत्र मोनार्ची का एंड किया जाता है। कहां से? ईरान से। बड़े पैमाने पर 1979 में इसके नेतृत्व में, अयातुल्ला रुहुल्लाह खमीनी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर ईरान की क्रांति होती है। इसको बोला जाता है इस्लामिक रेवोल्यूशन, इस्लाम की क्रांति। तो इसके माध्यम से क्या किया गया? इंपीरियल स्टेट ऑफ ईरान को कन्वर्ट कर दिया गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में। इसी टाइम पीरियड में मोहम्मद रेजा पहलवानी को हटा दिया गया, शाह को हटा दिया गया, राजतंत्र के जगह वहां पर रिपब्लिक आ गया। उसके बाद में रुहुल्लाह खमीनी, ये अयातुल्ला रुहुल्लाह खमीनी, ये ईरान के बनते हैं पहले सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान रुहुल्लाह खमीनी बनते हैं। इसके बाद में फिर ईरान का नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, और ये कहा गया कि भाई जो महिलाएं हैं ईरान की, वो सारी की सारी महिलाएं आज के बाद हिजाब पहनेगी। इस टाइम पे बहुत ज्यादा पैमाने पर ईरान से एग्जाइल देखने को मिला, ईरान के लोग ईरान को छोड़कर जाने लगे। इसी टाइम पीरियड पे 1979 में घटना भी होती है जिसको हम कहते हैं ईरान हॉस्टेज क्राइसिस। जब ये रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुआ और शाह को हटा दिया गया, तख्ता पलट हो गया वहां पर, तो फिर इन लोगों ने अमेरिका की एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। वहां पर जो 53 अमेरिका के डिप्लोमेट या जो अमेरिका के नागरिक हुआ करते थे उन सबको पकड़कर बंदी बना लिया। इसके अलावा इस टाइम पर में फिर 1979 में ऑयल क्राइसिस स्टार्ट हो गया, ईरान और इराक का झगड़ा यहां पर बढ़ गया। और इसके अलावा दुनिया ने फिर 1980 के आसपास 1980 में पहली बार अमेरिका ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। 1980 में अमेरिका ने पहली बार इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए और इसको फिर टेररिस्ट स्टेट करार दे दिया गया अमेरिका के द्वारा। पहली बार ये बोला गया कि भाई ईरान के अंदर टेररिस्ट वाली गवर्नमेंट चल रही है, टेररिस्ट स्पॉन्सर करती है ये गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद आपको ये सब देखने को मिलेगा। सैंक्शन कब कब लगाए अमेरिका ने, इस बात को समझने से पहले एक और थोड़ा ट्रिकी मामला है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखो 1950 में अमेरिका बहुत चालाक है, अमेरिका खुद अमेरिका ने 1950 में 1950 में 1950 में अमेरिका ने खुद ईरान के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत की है, शांति तरीके से, पीसफुल तरीके से। और ये कहा है अमेरिका का खुद का यहाँ पर इंटरेस्ट है, वो यूएसएसआर का इस वक्त थोड़ा कोल्ड वॉर सा स्टार्ट हो गया है, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहता है। उसको शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि अब तो ईरान अपना पपेट हो गया, ईरान अपनी कठपुतली हो गई है। तो 1950 के टाइम पीरियड में अमेरिका ने खुद ने ही ईरान में शांति के लिए, पीस के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम चलवाया था। उसके बाद 1979 में आपको पता है कि यहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है, ईरान के शाह को हटा दिया जाता है और हयातुल्ला रुहुल्लाह खमीनी के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। इन्होंने कहा कि ये जो परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, ये इस्लाम की वैल्यूज के खिलाफ है, इससे मानव जाति को खतरा है, तो इसको हमें बंद कर देना चाहिए। तो 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने जब शाह को हटा दिया तो इन्होंने फिर 1950 में जो अमेरिका ने प्रोग्राम शुरू करवाया था उसको 1979 में बंद करवा दिया। फिर 1989 में इनकी डेथ हो जाती है और इनकी डेथ के बाद नए जो सुप्रीम लीडर बनते हैं वो बनते हैं अली खमेनी अभी भी ईरान के सुप्रीम लीडर है, अभी यही ईरान के सुप्रीम लीडर है। तो 1989 में
1989 में जब उनकी डेथ हो गई तो उनके बाद ये सुप्रीम लीडर बनते हैं। अच्छा, ये उन्हीं के ये चेले हैं, उन्होंने इनको इमाम बनाया था मस्जिद का। बाद में जब उनकी डेथ हो गई तो ये सुप्रीम लीडर बन गए और इन्होंने उनकी डेथ के बाद फिर बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर प्रोग्राम का विस्तार करना शुरू कर दिया, न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं अब ईरान के ये सुप्रीम लीडर के द्वारा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अब सैंक्शन की बात करते हैं। देखो 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, इस्लाम की क्रांति आई थी, उस टाइम पीरियड पे बहुत सारे लोगों को बंधक बना लिया गया था। ईरान की, अभी मैं आपको बता रहा था कि 53 डिप्लोमेट या अमेरिका के नागरिकों को बंधक बना लिया था ईरान ने। और इसके बाद में 1980 में पहली बार अमेरिका ने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया और जब बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो फिर 1981 में 1981 में अमेरिका ने प्रतिबंध हटा भी दिए थे। फिर अगला प्रतिबंध, पहली बार तो 1980 में प्रतिबंध लगाए गए, 1980 के बाद अगला प्रतिबंध लगाया जाएगा 1987 में। ईरान द्वारा आतंकवाद को प्रमोट किया जाता है, ईरान आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, एक टेररिस्ट स्टेट है, तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। तो इस बात को लेकर टेररिस्ट स्टेट होने की वजह से 1987 में और ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए। फिर इन प्रतिबंधों को 1995 में और ज्यादा सख्त कर दिया गया और यह बोला गया कि ईरान के साथ काम करने वाली सभी कंपनियों के ऊपर हम प्रतिबंध लगाएंगे। कोई भी बाहर की प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट की कंपनी अगर ईरान के साथ व्यापार वाणिज्य करती है तो वो अमेरिका में व्यापार वाणिज्य करने नहीं आएगी। तो जो भी बाहर की कंपनियां ईरान के साथ मिलकर निवेश करेगी या इन्वेस्टमेंट करेगी, वहां पर काम करने की कोशिश करेगी, उन सब के ऊपर हम प्रतिबंध लगाएंगे, सैंक्शन लगाएंगे। उसके बाद 2006 की बात है, 2006 में सैंक्शन क्यों लगाए जाते हैं ईरान पर? 2006 में ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं इस बात को लेकर कि ईरान अब 2001 के बाद इसने बड़े पैमाने पर अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, इसका विस्तार करना शुरू कर दिया। न्यूक्लियर एनरिचमेंट, न्यूक्लियर या यूरेनियम बड़े पैमाने पर ये बनाने जा रहा है, न्यूक्लियर परमाणु संपन्न बनने जा रहा है। इस बात से खफा होकर अमेरिका ने यह कहा कि भाई ऑयल गैस वगैरह कोई भी ईरान से नहीं खरीदेगा। इसके अलावा ईरान का बैंक या जो यहाँ की इंश्योरेंस या बीमा कंपनी होती है, ये सारे के सारे लोग अमेरिका के अंदर काम नहीं करेगी, इनकी सबकी संपत्ति सीज कर ली गई है। तो 2006 में फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ावा देने की वजह से ये कहा गया। फिर 2015 में हटा दिया गया, 2015 में ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि अब ये वेस्ट को या अमेरिका को लग गया कि सैंक्शन इतने ज्यादा हमने लगा दिए 2006 में ईरान के ऊपर कि अभी हमसे बातचीत नहीं करता, वार्तालाप नहीं करता, आपस में बातचीत का कोई मतलब नहीं है कि परमाणु हथियार बन रहा है ईरान में, नहीं बन रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वार्ता नहीं है। तो भाई जो हमने प्रतिबंध या सैंक्शन लगाए हैं उनमें थोड़ी सख्ती कम की जाए। तो 2015 में इन सेक्शन में थोड़ी कम सख्ती की गई और ये कहा गया कि भाई एक खिड़की खोली जाए, बातचीत का दरवाजा खोला जाए, हम भी थोड़ा झुकते हैं, सैंक्शन थोड़ा कम करते हैं, प्रतिबंध थोड़ा कम करते हैं और ईरान को भी थोड़ा झुकना होगा, उसको भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को थोड़ा कम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता है कि 2019-20 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इसके ऊपर बड़े पैमाने पर सैंक्शन लगा दिए, क्योंकि 2019-20 के आसपास इन्होंने फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने की कोशिश कर दी और उस टाइम पे तो यह भी खबर आ रही थी कि लगभग ईरान ने परमाणु हथियार बना ही लिया है। इस बात से खफा होकर, इस न्यूज से खफा होकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर 2020 में इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, सैंक्शन लगा दिए थे और 2020 से अब तक ईरान ब्लैक लिस्ट में है। आप सभी को पता है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष नाम की ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी स्टेट, जो भी कंट्री टेररिस्ट एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करते हैं, उनका साथ देते हैं, बढ़ावा देते हैं, उनको एक लिस्ट में डाला जाता है ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। तो ईरान 2020 से ब्लैक लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा सा इतिहास है कि भाई ईरान और अमेरिका की दुश्मनी क्यों है, क्योंकि पहले ईरान अमेरिका का पपेट हुआ करता था 1941 से लेकर 1979 तक, ईरान की क्रांति तक। उसके बाद में फिर ईरान की क्रांति हो गई, ईरान एक इस्लामिक स्टेट बन गया, एक तरीके से वहां पर तानाशाही या डिक्टेटरशिप आ गई। उसके अलावा न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा या दुनिया ये कभी नहीं चाहेगी कि एक मुस्लिम राष्ट्र जो आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, रेस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है, कोई डेमोक्रेसी वगैरह कुछ नहीं है। चलो पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है, ऐसा स्टेट अगर न्यूक्लियर पावर से संपन्न हो जाएगा तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। माइंडसेट इनका ठीक होता नहीं है, कभी भी उसके ऊपर बम गिरा दे। तो एक इस्लामिक देश, टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट किसी भी कीमत के ऊपर न्यूक्लियर पावर वाला देश नहीं बनना चाहिए। इसलिए अमेरिका हमेशा इसके ऊपर क्या लगाता है, सैंक्शन लगाता है। और अमेरिका ने यह कहा कि हम वापस से, क्योंकि ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन से इजराइल के ऊपर हमला किया है, तो हम इसके ऊपर नए सैंक्शन लगाएंगे और वो सैंक्शन क्या होंगे बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल जाएंगे। और अमेरिका ने यह भी कहा कि हम ये चाहेंगे कि हमारे जो अलाइड कंट्री, मित्र देश है, वो भी इस बात को फॉलो करे, वो भी हमारा साथ दे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।